हेलो गाइस, सो इस वीडियो में अपन यूनिट 2 कवर कर रहे हैं एमएल का। ठीक है। सो मशीन लर्निंग के फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक कंसेप्ट देखी। इसमें 3 या 4 ही मेन कंसेप्ट है, पर वो अगर तुम्हें उसका एक बार कंसेप्ट समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए पूरे लेसन में एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, रिग्रेशन यूनिट का नाम ही रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या? रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। मतलब क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एक नंबर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। रिग्रेशन का सिंपल मीनिंग है गिवन डेटा के बेसिस पे एक नंबर प्रिडिक्ट करना। मतलब तुम्हारे पास डेटा होगा, उसको एनालाइज करके उससे पैटर्न रिकग्नाइज करके तुम्हें एक नंबर प्रेडिक्ट करना है बेसिकली। सपोज वी हैव हाउस एरिया, एक घर है जिसका एरिया है हमारे पास, उसका प्राइस है। ठीक है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस 40 लाख है। 1500 का है तो ऑब्वियस है उसकी प्राइस बढ़ेगी। 2000 है, एरिया बढ़ रहा है तो उसकी हाउस की प्राइस बढ़ रही है। ठीक है। सो हमें अगर अभी फिर मैं बोलूँ कि 2500 है तो 40 के बाद 50 और देन 60, 70 देन 80, 90, और फिर तुम प्रिडिक्ट कर लोगे कि ओके डिफरेंस है, और फिर प्राइस होगी, अगर 2500 स्क्वायर फीट है तो उसकी प्राइस होगी 100। ठीक है। सो ये देखो, नाउ इफ अ न्यू हाउस हैज 1800 स्क्वायर फीट, एमएल कैन यूज द प्रीवियस डेटा टू प्रिडिक्ट इट्स प्राइस। ठीक है। सो प्रिडिक्टेड प्राइस इक्वल टू न्यूमेरिकल आउटपुट, एक नंबर प्राइस देगा, वो हो गया न्यूमेरिकल आउटपुट। ठीक है। द हाउस प्रिडिक्शन इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो अभी हमने क्या किया कि ये डेटा था तुम्हारे पास, इससे तुमने, जब मैं तुम्हें हाउस का एक एरिया दूंगा तो वो तुम डेटा एनालाइज करोगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे और फिर एक प्राइस दे दोगे। वो प्राइस क्या है? एक न्यूमेरिकल डेटा है। सो तुमने क्या किया, जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पर एक नंबर प्रिडिक्ट किया बेसिकली। सो रिमेंबर करो, रिग्रेशन इक्वल टू नंबर प्रिडिक्ट करना। ठीक है। एक नंबर प्रिडिक्ट करते हैं। हाउस प्राइस 50 लाख, सैलरी 8 लाख, टेम्परेचर हो गया 32 डिग्री, सेल्स हो गए 2 लाख। ये सारे एग्जाम्पल्स है। रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। अभी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी नहीं, कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम वन और मोर इनपुट वेरिएबल्स। एक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इनपुट वेरिएबल से तुम्हें एक कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है बेसिकली। ये हो गया तुम्हारा रिग्रेशन। अभी उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो आएगा डिफाइन रिग्रेशन और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, हमें अब आगे देखेंगे। या फिर लिस्ट एनी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। वो बेसिकली डिटेल में 2 टाइप्स पूछेंगे, मैंने 3 बता के दिए क्योंकि उसी पे क्वेश्चन भी एलाबरेट। ये भी एक टाइप है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। ये दोनों रिग्रेशन के टाइप्स है। 2 टाइप्स तो तुम्हारे यहीं पे हो गए। ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन मैंने बताया सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, प्रिडिक्ट करता है कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन और मोर इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है। सेम जो मैंने बताया, एरिया, बाथरूम्स, लोकेशन, उसके ऊपर से हम हाउस की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। एप्लीकेशन, हाउस प्राइसेस हो गया, सैलरी हो गया, सेल्स, टेम्परेचर, उसके बाद स्टॉक मार्केट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जहाँ जहाँ पे कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर पैटर्न है, वो तुम्हारा हो गया रिग्रेशन का एप्लीकेशन या फिर एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में ये बहुत सारे आते हैं, तुम्हें क्या क्या करने हैं। लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, उसके बाद तुम्हें रिज रिग्रेशन करना है, लासो रिग्रेशन करना है, डिसीजन ट्री करना है और रैंडम फॉरेस्ट करना है। ठीक है। इन पे तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले। सो स्टार्ट करते एक एक करके, सब क्लियर हो जाएगा। लीनियर रिग्रेशन क्या है? अ रिग्रेशन टेक्निक दैट प्रिडिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग स्ट्रेट लाइन। ईजी। लीनियर रिग्रेशन, नाम में ये लीनियर, तो ये क्या करता है, यूज़ करता है एक स्ट्रेट लाइन का टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। सो फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें y क्या होता है तुम्हारा प्रिडिक्टेड आउटपुट होता है, x क्या है तुम्हारा इनपुट है, और m क्या है तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन है, और c क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट है। ये काम कैसे करता है? सपोज यू वांट टू प्रिडिक्ट अ प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन इट्स एरिया। सो अब एक लीनियरली जा रहा है। देखो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 40 लाख है, 1500 है तो 60 लैक्स है, 2000 है तो 80 लैक्स है, 2500 है तो 100 लैक्स होगा। ठीक है। सो ऐसे ऐसे वो लीनियर वे में जा रहा है। सो वो यहाँ पे देखो प्राइस और एरिया। सो अब 40 है तो 1000 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे। उसके बाद 60 है तो 1500 है, यहाँ पे आ गया। ठीक है। 80 है तो फिर यहाँ पे आ गया 2000। ठीक है। सो एक लीनियर वे में स्ट्रेट लाइन बन रही है। इजी। द मॉडल फाइंड्स द बेस्ट स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप। फॉर न्यू हाउस 1800 इट कैन प्रिडिक्ट इट्स प्राइस। द प्रोवाइडेड ML मटेरियल ऑल्सो डिस्क्राइब्स लीनियर रिग्रेशन एज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन या फिर हाइपर प्लेन
to the data to predict continuous value represents as y equal to mx plus c. और लीनियर रिग्रेशन का एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस सी. सो लीनियर रिग्रेशन में तुम्हें क्या क्या लर्न करना है. रिग्रेशन टेक्निक है, रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग स्ट्रेट लाइन. फिर उसका ये फॉर्मूला लर्न कर लो जिसमें y की वैल्यू क्या है तुम्हारी प्रिडिक्टेड आउटपुट, x तुम्हारा इनपुट है, m तुम्हारा स्लोप है लाइन का, और c तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है. ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछने वाले अलग से, इसीलिए एरिया, उसके बाद आ गया लीनियर रिग्रेशन और फिर प्रिडिक्टेड प्राइस. ये हमने हाउस का एग्जांपल देखा था वही. अभी डिसीजन ट्री रिग्रेशन. डिसीजन ट्री रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन टेक्निक दैट यूजेस अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजंस टू प्रिडिक्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. अभी यहाँ पे देख के पता चल रहा है ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और उसमें हर बार एक कंडीशन होती है. सो आगे देखेंगे. इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन इट डिवाइड्स डेटा इनटू स्मॉलर ग्रुप्स यूजिंग कंडीशन. सो एक स्ट्रेट लाइन में फिट करने से कर रहे थे हम लीनियर रिग्रेशन में. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो डेटा को डिवाइड कर रहा है. देखो इसको डिवाइड कर रहा है ट्री की वजह से, और क्यों, हर बार एक कंडीशन यूज़ करके. सो एरिया अगर 1500 के ऊपर हो, नहीं है तो फिर 40 लाख. ठीक है, क्योंकि फिर 1500 नहीं, उसके नीचे एरिया है तो फिर 40 लाख है. तो फिर कितने बेडरूम्स है, बेडरूम्स अगर 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा बेडरूम्स है तो 80 लाख, अगर 3 से कम बेडरूम्स है तो 65 लाख. ठीक है, सो यहाँ पे हर बार एक कंडीशन है. ये एक कंडीशन है एरिया की, उसके बाद बेडरूम्स की एक कंडीशन है. ठीक है, और फिर वो येस होगी तो अलग डेटा जाएगा, नो होगी तो अलग जाएगा. ठीक है, हाउ इट वर्क. सपोज यू वांट टू प्रिडिक्ट अ हाउस प्राइस, दिस ट्री ask questions such as एरिया मैंने बताया तुम्हें वैसे. द मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप्स एंड फॉलोज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा. फाइनली रीचेस लीफ. लीफ नोड मतलब ये जो नीचे के नोड होते हैं इनको लीफ नोड कहते हैं, फाइनल नोड्स. ठीक है, ये फाइनल आंसर होता है तुम्हारा, वेर इट गिव्स द प्रिडिक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू. सपोज अ न्यू हाउस हैज एरिया ऑफ 1800 स्क्वायर फुट और बेडरूम्स 4 है. तो कैसे जाएगा, यहाँ पे देखेगा वो ओके 1800 इससे बड़ा है तो फिर वो इस वाले में आ जाएगा. इसके बाद वो देखेगा बेडरूम्स, ओके बेडरूम्स 3 से ज़्यादा है, 4 बेडरूम्स है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा 80 lakhs. ठीक है, ये हो गया प्रिडिक्टेड प्राइस 80 lakhs. एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू अंडरस्टैंड और विजुअलाइज करने में इजी ग्राफिकली. उसके बाद कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, डज नॉट रिक्वायर अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप. जो हमें लीनियर में लग रही थी एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं है. यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन, न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन करने के लिए यूज होता है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डिसीजन ट्री रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स अ नंबर बाय आस्किंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कर रहा है वो बेसिकली, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है एंड फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट ब्रांच. और उसके बाद अप्रोप्रिएट ब्रांच मतलब है तो इस ब्रांच में जाएगा, नहीं है तो इस ब्रांच पे, अप्रोप्रिएट ब्रांच फॉलो करता है. ठीक है, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन. रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन क्या है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन टेक्निक दैट यूजेस मल्टीपल डिसीजन ट्रीज टू प्रिडिक्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू. अभी हमने ऊपर जो ये देखा ये एक डिसीजन ट्री था. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिसीजन ट्रीज यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन डिसीजन ट्री, ऊपर एक ही डिसीजन ट्री था, इट क्रिएट्स मैनी डिसीजन ट्रीज. मतलब ऊपर जो हमने क्रिएट किया था वैसे यहाँ पे एक ट्री 1 होगा, ट्री 2 होगा और ट्री 3 होगा. 3 ट्रीज क्रिएट करे उसने, फिर तीनों के ये वैल्यूज आए और फिर इन तीनों का एवरेज निकाल के उसने फाइनली प्रिडिक्ट कर दिया प्राइस क्या हो सकता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन. हमने पिछले बार क्या किया, हाउस डेटा एक ट्री बनाया था 70 लाख हमारा आंसर था. इस बार उसने क्या किया, उसने 3 अलग अलग ट्रीज बनाए. ठीक है, ईच ट्री गिव्स इट्स ओन प्रिडिक्शन, हर एक ने अपना अपना एक प्रिडिक्शन दिया. प्रिडिक्शंस आर देन कंबाइंड जनरली बाय टेकिंग देयर एवरेज. वो कंबाइन करते हैं, जनरली एवरेज लेते हो तुम. ठीक है, हाउ डज इट वर्क्स, ये देखो हमने देखा द इनपुट डेटा इज गिवन टू द रैंडम फॉरेस्ट. मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएट हो गए, 3 ट्री क्रिएट किया यहाँ पे. ईच डिसीजन ट्री का अपना अपना प्रिडिक्शन था, उसका हमने फिर एवरेज टेकन किया, एवरेज ले लिया और फिर द एवरेज बिकम्स द फाइनल प्रिडिक्शंस. ठीक है, सेम यहाँ पे 72.67 लाख. ये डायग्राम एक्सप्लेन करिए. तुम्हें भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन रैंडम फॉरेस्ट या फिर एक्सप्लेन डिसीजन ट्री, तो तुम्हें पहले डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताया, उसके बाद एक डायग्राम बना लो, उसको एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो देखो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, मैनी डिसीजन ट्रीज कंबाइंड करते हैं प्रिडिक्शन. ठीक है, डिसीजन ट्रीज का अलग अलग प्रिडिक्शन आता है, उन प्रिडिक्शन को कंबाइन कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाता है. अभी डिफ्रेंशिएट करना है मल्टीवायरेट रिग्रेशन एंड यूनिवायरेट रिग्रेशन में. ठीक है, अभी व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीवायरेट एंड यूनिवायरेट, वो पहले देखो. एक सेकेंड, हाँ, बिफोर डिफरेंस लेट्स अंडरस्टैंड यूनिवायरेट और मल्टीवायरेट होता क्या है पहले. सो
पहले देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? सिंपली अ वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन चेंज। एक वैल्यू होती है जो चेंज हो सकती है, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स स्टडी आवर्स 5, ये एक वेरिएबल हो गया। अटेंडेंस 85%, ये एक वेरिएबल हो गया। मार्क्स 75, ये एक वेरिएबल है। हेयर स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मार्क्स आर वेरिएबल्स। सो हमें वेरिएबल पता है क्या होता है। अभी यूनिवेरिएट रिग्रेशन, यूनि मतलब क्या होता है? 1। यूनिवेरिएट रिग्रेशन, एक सेकेंड अपन, हाँ, यूनिवेरिएट रिग्रेशन वी हैव वन इनपुट वेरिएबल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। एंड वी यूज इट टू प्रिडिक्ट द वन आउटपुट, जो होता है डिपेंडेंट, ठीक है। दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट आउट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन कैसे लिखनी है? इन यूनिवेरिएट रिग्रेशन वी हैव वन इनपुट वेरिएबल एंड इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट वन आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, वन इनपुट वन आउटपुट। एग्जाम्पल, सपोज वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट अ स्टूडेंट्स मार्क्स यूजिंग ओनली वन स्टडी आवर, ठीक है, सिर्फ स्टडी आवर्स से प्रिडिक्ट करना है। तो तुम क्या करोगे? स्टडी आवर्स दोगे, रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करके फिर वो तुम्हें मार्क्स बता देगा कि अगर 2 स्टडी आवर्स है तो उसको 45 मिलेंगे, 4 स्टडी आवर्स है तो 60 मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद 6 स्टडी आवर्स है तो 75 और 8 स्टडी आवर्स है तो 90। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे जितने ज़्यादा घंटे पढ़ोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? वन इनपुट है हमारे पास, वन आउटपुट है, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन इनपुट वेरिएबल एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवेरिएट रिग्रेशन। यूनि मतलब वन, अभी हमने ऊपर देखा। यूनिवेरिएट रिग्रेशन में एक इनपुट वेरिएबल का यूज करके आउटपुट प्रिडिक्ट कर दे। मल्टीवेरिएट, मल्टी मतलब मोर देन वन, यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे इनपुट के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स आर यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट, मतलब इनपुट 1 2 3 तीनों का अपन इनपुट कर रहे हैं और एक आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पे देखो, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस और प्रीवियस मार्क्स, ये तीनों मिला के फिर रिग्रेशन मॉडल को देंगे और फिर फाइनल मार्क्स आएंगे। ये हो गया तुम्हारा यूनिवेरिएट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यूनिवेरिएट में क्या हो रहा है? हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, प्रीवियस मार्क्स। वही ये बाईवेरिएट हो गया, ठीक है। मल्टीवेरिएट हो गया। मल्टीवेरिएट मतलब जिसमें ज़्यादा चीज़ें, और तुम्हारा यूनिवेरिएट होता है। यूनिवेरिएट मतलब एक ही चीज़, यूनि मतलब वन होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यूनिवेरिएट में एक स्टडी आवर ले रहे थे, एक आउटपुट आ रहा था। अभी हम मल्टीवेरिएट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें ले रहे हैं, स्टडी आवर्स भी ले रहे हैं, अटेंडेंस भी ले रहे हैं और उसको प्रीवियस कितने मार्क्स मिले वो तीनों चीज़ें ले रहे हैं। तीनों चीज़ें ले रहे हैं तो अभी हमारे क्या आ जाएगा? स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, प्रीवियस मार्क्स और फाइनल मार्क्स। सो ये तीनों देखेंगे वो, ठीक है, सबका। और फिर उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलेगा। जैसे ये तीनों है तो 55, ये तीनों है तो 68, ये तीनों है और 80। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही चीज़ डिफरेंट हो रही है कि इनपुट का नंबर यूनिवेरिएट में, यूनि मतलब 1, एक ही इनपुट नंबर होता, मल्टीवेरिएट में एक से ज़्यादा, ठीक है। देयर आर 3 इनपुट वेरिएबल्स, सो इट इज़ मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है एक्सप्लेन 3 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज्ड फॉर रिग्रेशन मॉडल। अभी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते क्या है वो देखते हैं पहले, ठीक है। अभी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में 3 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद आता है मीन स्क्वायर एरर और उसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। सो अभी इन तीनों के ना तुम्हें पहले फॉर्मूला लर्न करना है। सो उसकी एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। पहले तो एरर क्या होता है वो देख लो। एरर क्या होता है? जब तुम एक चीज़ प्रिडिक्ट करते हो, तुम्हारा मॉडल, और एक एक्चुअल वैल्यू होती है, 2 वैल्यूज़ होती है, एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर एग्जांपल ले ले कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, मैंने मेरे मॉडल को बोला कि अगले महीने कितने सेल हो सकते बता, ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से इन्वेंट्री खरीदूंगा। उसने बताया कि अगले महीने तुम्हारे 100 क्लोथ्स सेल होंगे, ठीक है। सो मैंने 100 क्लोथ्स ऑर्डर कर लिए। उसके बाद मंथ एंड हो गया और मेरे सेल कितने हुए? 80 क्लोथ्स सेल हुए। सो जो प्रिडिक्ट किया था वो प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या हो गई? 100। जो एक्चुअली हुआ वो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई? 80। सो 100 माइनस 80 करोगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का। सो मुझे नुकसान कितना हुआ? 20 क्लोज एक्स्ट्रा हो गए थे मेरे पास। सो एरर जो होता है ना वो होता है डिफरेंस ऑफ प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना तुम्हारा मॉडल गलत बता रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो ये देखो, एक्चुअल वैल्यू होती है और प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब y और y डैश, इन y माइनस वाई डैश एरर आता है तुम्हारा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, हेयर यू गेट द एरर इन सेम यूनिट एज योर इनपुट, मतलब इनपुट का जो यूनिट होता है उसी यूनिट में तुम्हें आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर का। यू डोंट गेट सेम यूनिट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है। सो अगर तुमने यहाँ पे m एंटर किया तो m ही मिलेगा, यहाँ पे m एंटर किया तो m स्क्वायर मिलेगा। ये 2 पॉइंट तुम्हें याद रखने, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन स्क्वायर एरर का।
उसके बाद तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम है, ये देखो वो सिग्मा एन आई इक्वल टू एन 1/n y माइनस वाई डैश, वाई माइनस वाई डैश क्या है तुम्हारा एरर। सो ये देखो मीन यहाँ पे मीन निकाल रहे हो 1/n सिग्मा, ये मीन हो गया। एब्सोल्यूट मतलब ये जो तुम्हें डॉट दिख रहे हैं ना एब्सोल्यूट होता है, इसमें अगर तुम्हारी -2 भी वैल्यू है तो तुम उसको 2 ही लोगे, ठीक है। 1 है तो 1 ही लोगे, ठीक है। 1 स्क्वायर है तो 1 ही लोगे। सो माइनस या प्लस यहाँ पे मैटर नहीं करता, अगर इसमें -100 भी हो तो तुम वैल्यू 100 ही लोगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जो अंदर वैल्यू है वो लोगे, साइन नहीं चेक करोगे, इजी। सो मीन ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट जिसमें 1/n सिग्मा कर रहे हो, एब्सोल्यूट हो गया तुम्हारा ये पार्ट, और एरर की तो अभी हमने देखा y माइनस वाई डैश, ये हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इजी फॉर्मूला है, एक बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगा। मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, बस ये एब्सोल्यूट के रॉड हटा दो, यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह मीन स्क्वायर एरर है। सो यहाँ पे बस ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दो, खत्म हो गया, तुम्हारे दोनों फॉर्मूले लर्न हो गए, मीन एब्सोल्यूट भी हो गया, मीन स्क्वायर भी हो गया। अभी तुम्हें देखना है रूट मीन स्क्वायर। सो सेम मीन का ये वाला पार्ट लिख लो, एरर का y माइनस वाई डैश लिख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, और रूट है तो रूट डाल दो, खत्म। सो सेम फॉर्मूला, मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर एरर, तीनों तुम्हारे लर्न हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें पहले लर्न करने, मीन एब्सोल्यूट एरर का, मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर, वो इजीली तुम्हारे लर्न हो जाएंगे। अभी आंसर पे अभी तुम्हें चीज़ें समझेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर एक क्या है, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस है, एब्सोल्यूट मतलब हमने अभी देखा क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब ये वाली जो भी वैल्यू है साइन नहीं देखोगे वो वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू तुम वैसे की वैसे लोगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस है किसका, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का। सो एक्चुअल मतलब हमारा अभी यहाँ पे हमने y लिया है, y डैश मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यूज, इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस की मीन वैल्यू है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, इजी। मीन एब्सोल्यूट एरर इज एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। एमएई बताता है कि मॉडल की प्रिडिक्शन एवरेज में एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूरी है, मतलब जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है और जो एक्चुअल है उसमें कितना डिफरेंस है वो बताता है। फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया। उसके बाद एक एग्जांपल ले लो कि एक्चुअल में 100 है, प्रिडिक्टेड 90, एरर कितना आ रहा है 10। एक्चुअल में 200 है, 210, एरर कितना आ रहा है, इसका भी एरर निकाल लिया। इन तीनों के एडिशन करो, डिवाइड बाय 3, इसका मीन तो तुम निकाल लोगे ना, मतलब जितने नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, इन तीनों के एडिशन, ये हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, इजी। सो तुम्हें एमएई एक्सप्लेन करने में कैसे करना है, फर्स्ट तो तुम फॉर्मूला याद करके लिख लेना, ठीक है। यही फॉर्मूला देख के ही तुम बता सकते हो क्या है, एवरेज है 1/n सिग्मा, एवरेज है ऑफ, यहाँ पे रॉड्स मतलब एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट है, डिफरेंस है किसका, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज का, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक इजी एग्जांपल ले लेना, कोई भी एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज डाल दो, एरर निकाल लो, इन तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे उसका एवरेज निकालो, ये हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, इजी। इसके इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस, ऊपर एब्सोल्यूट था उसकी जगह बस स्क्वायर डाल दो, सेम सारी चीज़ें, एक्चुअल प्रिडिक्टेड एरर का स्क्वायर करना है बस तुम्हें, यहाँ पे ये चीज़ एक ऐड हो जाएगी, स्क्वायर है ना, यहाँ तक सेम है हमारा टेबल, स्क्वायर है तो यहाँ पे y माइनस वाई डैश क्या निकल रहा है, एरर, बट एरर के बाहर स्क्वायर भी है, तो एरर 10 है तो उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इन तीनों का भी एवरेज निकालो, मीन स्क्वायर एरर हो गया, इजी। सेम अभी रूट मीन स्क्वायर एरर में क्या चीज़ है, सेम है, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर एरर, ये जो मीन स्क्वायर एरर तुमने निकाला है ना सेकेंड वाला, इसका स्क्वायर रूट है, खत्म, सेम है। ये देखो अंदर का फॉर्मूला अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम है, बस स्क्वायर रूट डाल दिया। एग्जाम्पल में यही वाला ले लो, ऊपर मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू 200 थी, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू 200 का रूट 14.14, समझे, तीनों समझ गए। सो ये तीनों है, इन तीनों के ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस आंसर लिखना है एग्जाम में प्रॉपर। सो इन तीनों के मैंने फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले तुम लिख लोगे, फॉर्मूला देख के डेफिनेशन तुम बना लोगे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल सेम लिखा तो भी चलेगा, यही एग्जाम्पल दो, यही टेबल नीचे लेना, बस एक रो ऐड कर दो एरर वाली, एरर स्क्वायर वाली, और यहाँ पे एरर स्क्वायर का एवरेज लेना, उसके बाद जो मीन स्क्वायर एरर निकाला है वही वैल्यू नीचे ले लो, उसको रूट में डाल दो, रूट मीन स्क्वायर एरर हो जाएगा। तीनों समझ गए, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है बट आ सकता है, कंप्यूटर को बहुत बार पूछा है। सो MAE मीन एब्सोल्यूट एरर ये वाला और रूट मीन स्क्वायर एरर सेम है क्या, क्योंकि अभी तुम बोलोगे कि रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर सेम होंगे क्या, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट और रूट हटा दिया तो सेम ही चीज़ हो गई ना। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लो,
E5 5 वैल्यूज़ लिए मैंने। मीन एब्सोल्यूट एरर में मैंने क्या करा, इनको पाँचों को ले लिया डिवाइड बाय 5, ये हो गया आंसर 3। रूट मीन स्क्वायर एरर में क्या हुआ, ये सेम चीज़ थी बट रूट के अंदर थी, सो इसकी वैल्यू आ गई 3.31। सेम नहीं है क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे 5 ही पॉइंट थे, इसीलिए तुम्हें डिफरेंस क्या लग रहा है 3 और 3.31। अगर इसके जगह 500 पॉइंट होते तो इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत बड़ा होता, और अभी भी सेम वैल्यू आ रही है क्या, नहीं। इसीलिए एक ऐसा एग्जांपल ले लेना और बताना, इसीलिए मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर सेम नहीं होते। अगर पूछा उन्होंने ये क्वेश्चन तो पूछ सकते, इसीलिए मैंने ऐड करके रखा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग क्या होती है। एक्सप्लेन द टेक्निक्स टू रिड्यूस ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग क्या होती है और उसकी टेक्निक्स बताओ। सो पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ। ये देखो, अगर तुम्हें दो चीज़ें तुम्हारे पास, एक बॉल है और एक ऑरेंज है, और तुम्हें मॉडल को देख के क्लासीफाई करना है कि वो बॉल है या ऑरेंज है, ठीक है। मतलब तुम तुम्हारे मॉडल को दोगे और तुम्हारे मॉडल ने क्लासीफाई करके बताना चाहिए कि एक तो ये ऑरेंज है या फिर एक बॉल है। अगर तुमने बहुत तीन में दो या एक ही तुमने बताया कि ऑरेंज, उसका शेप देखेगा, तुम्हारा मॉडल क्या देखेगा, उसका शेप। एक फीचर देख लिया शेप कि राउंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फीचर देख लिया, एक ही फीचर दे दिया समझो मैंने, तो अभी क्या हो गया, अगर मैं बॉल भी दूंगा या मैं ऑरेंज भी दूंगा, दोनों राउंड है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर सही से आंसर नहीं दे पाएगा। उसको कहते हैं अंडर फिटिंग, लेस नॉलेज या फिर फीचर्स। अभी मेरे मॉडल के पास क्या है, बहुत कम ही है नॉलेज की और फीचर्स की। एक ही फीचर दिया है मैंने शेप का, दोनों का शेप सेम है, तो मेरा मॉडल आंसर दे पाएगा क्या, नहीं। तो फिर ये हो गया अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग में मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि उसकी टेस्ट क्या होनी चाहिए, ऑरेंज का कलर क्या होना चाहिए, शेड क्या होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो फिर मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बॉल की टेस्ट पता ही नहीं है। सो जो अनवांटेड चीज़ें वो भी मैंने उसमें डाल दी है, ठीक है। सो मेरा मॉडल क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें बहुत मोर नॉलेज एंड फीचर्स, सो जितना ज़रूरी है उससे अगर तुम कम चीज़ें दोगे मॉडल को, ट्रेनिंग डेटा और चीज़ें, तो फिर फीचर्स, तो क्या हो जाएगा, मॉडल फिर भी आंसर नहीं कर पाएगा करेक्टली, क्योंकि उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं है कि वो आंसर कर पाए। और अगर तुम बहुत ज़्यादा भी चीज़ें दे दोगे तो तुम्हारा मॉडल कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो तुम्हें बैलेंस मेंटेन करना है, हम कहते हैं ना लाइफ में बैलेंस मेंटेन करो, वो वाला सीन है। सो अंडर फिटिंग मतलब बहुत कम नॉलेज है, ओवर फिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये बेसिक कोर कंसेप्ट है। अभी इसको लिखना कैसे वो देख लेना एक बार। मशीन लर्निंग क्या है, गोल टू मेक अ मॉडल दैट लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा एंड परफॉर्म्स वेल ऑन बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दोनों पे। द मॉडल आइदर लर्न्स टू मच, अगर उसने बहुत ज़्यादा फीचर्स है तो ओवर फिटिंग, और अगर बहुत कम सीखा तो फिर उसके बाद बहुत कम फीचर्स है अंडर फिटिंग। बोथ आर नॉट गुड। ओवर फिटिंग क्या है, मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग अनवांटेड नॉइज एंड माइनर डिटेल्स। उसने अनवांटेड नॉइज और माइनर डिटेल्स भी पढ़ लिए, ठीक है। इट परफॉर्म्स वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन टेस्टिंग डेटा, ठीक है, बिकॉज इट कैनॉट जनरलाइज न्यू सिचुएशंस। सो उसने पहले ही इतना ट्रेनिंग डेटा वेल पढ़ लिया है कि वो न्यू सिचुएशन पे अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसीलिए वो ट्रेनिंग डेटा पे पुअरली काम करता है, ठीक है। सॉरी ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत डीप में उसने ट्रेनिंग डेटा को लर्न कर लिया। सो ट्रेनिंग डेटा पे काम कर लेगा, बट टेस्टिंग डेटा पे जब मैं उसको नए सिनेरियोज दूंगा, यहाँ पे हमने देखा न्यू सिचुएशन, कैनॉट हैंडल न्यू सिचुएशंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग में ओवर नॉलेज है। मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स, ट्रेंड फॉर टू मेनी इटरेशंस, नॉट इनफ ट्रेनिंग डेटा। सो ट्रेनिंग डेटा नहीं है, टेस्टिंग डेटा बहुत है, ठीक है। ये देखो इमेज देखो, इमेजिन अ स्टूडेंट मेमोराइज ऑल द आंसर्स फ्रॉम वन बुक, कि एक स्टूडेंट है उसने एक नोट टेक्स्ट बुक से सारे आंसर लर्न कर लिया, मतलब पूरा रट्टा मार लिया, ठीक है। ही स्कोर्स फुल मार्क्स इन क्लास टेस्ट में उसने फुल मार्क्स ले लिए, बट फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट थे, क्योंकि उसने रट्टा मारा था कि वो, उसने अगर क्वेश्चन रट्टा मारा था व्हाट इज अंडर फिटिंग, ठीक है, और अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ अंडर फिटिंग, तो वो नहीं आंसर कर पाएगा, क्योंकि उसने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग मतलब हैपन्स व्हेन द मॉडल इज टू सिंपल एंड कैनॉट लर्न अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ डेटा, मतलब वो बहुत सिंपल है और वो अंडरलाइंग पैटर्न्स या फिर अंडरलाइंग हिडन थिंग्स जो हमें कोई भी नया डेटा दोगे तो सीखने के लिए यूज़ होती है, वो उसको क्या कहते हैं, लर्न ही नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा, वो डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा कि बॉल क्या और ऑरेंज क्या, क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही फीचर है शेप का, दोनों का शेप सेम है,
It performs poorly on both training and testing data because it hasn't learned enough. ठीक है, मॉडल इज टू सिंपल, ऊपर क्या था टू कॉम्प्लेक्स, ये टू सिंपल, ट्रेंड फॉर वेरी फ्यू इटरेशंस, मिसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स इन डेटा सेट. A student hardly studies anything or only reads one summary पढ़ के चला गया यूनिट की. He performs badly both in practice test and final exam because he doesn't understand the topic properly. Easy. और उसके बाद आता है उन्होंने पूछा कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है. एन आइडियल मॉडल शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लर्निंग टू मच एंड टू लिटिल. बहुत ज़्यादा भी नहीं सीखना है, बहुत कम भी नहीं सीखना है. नॉट टू कॉम्प्लेक्स, अवॉइड ओवर फिटिंग. नॉट टू सिंपल, अवॉइड अंडर फिटिंग. इट शुड जनरलाइज वेल ऑन न्यू अनसीन डेटा. अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम्हें क्या कैसे कैसे लिखना है. ओवर फिटिंग क्या होता है, दो पॉइंट है, ट्रेंड डेटा ट्रेंड टू वेल, अनवांटेड नॉइस लेता है वो. सेकंड ये वाला पॉइंट याद रखना है कि वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लिखना है, वेरी वेल परफॉर्म करता है ट्रेनिंग डेटा पे बट पुअरली ऑन टेस्ट डेटा. वही यहाँ पे एक एग्जांपल दे देना. उसके बाद अंडर फिटिंग में मॉडल इज टू सिंपल एंड कैनॉट लर्न अंडरलाइंग पैटर्न्स, पुअरली ऑन बोथ डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा, हैजंट लर्नड इनफ. ठीक है, एक एग्जांपल दे दो. आइडियल मॉडल में क्या है, दोनों अवॉइड करना है एंड इट शुड जनरलाइज वेल ऑन न्यू एंड अनसीन डेटा. टेक्निक्स टू रिड्यूस ओवर फिटिंग. अभी ठीक है, अंडर फिटिंग का तो हम समझ सकते हैं और ज़्यादा ट्रेन करो. ओवर फिटिंग मतलब उसमें ज़्यादा डेटा वो लर्न कर रहा है, तो उसको अवॉइड कैसे करोगे. सो उसके लिए टेक्निक्स है, यूज़ मोर ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, गिव द मॉडल मोर एंड मोर वेरिड ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. मतलब सेम चीज़ें मत दो, डिफरेंट. विथ मोर डेटा द मॉडल इज लेस लाइकली टू सिंपली मेमोराइज अ स्मॉल डेटा सेट, कैन लर्न द जनरल पैटर्न. अगर मैंने एक बच्चे को 10 पेजेस की बुक दी तो वो पूरे 10 पेजेस रट्टा मार लेगा. पर अगर मैंने उसको 200 पेज की टेक्स्ट बुक दे दी तो वो पूरा तो रट्टा नहीं मारेगा, फिर वो ट्राई करेगा समझने का. इजी. इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग हाउस प्राइस मॉडल यूजिंग 100 हाउसेस, use data from thousands of houses with different area and location prices. So more useful data, better generalization or less overfitting. दूसरा है क्रॉस वैलिडेशन, divides the available data into two parts and trains and test model multiple times. So एक डेटा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर उस पर ट्रेनिंग करो. और कॉमन मेथड इज कॉल्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. डेटा सेट है F1, F2, F3, F4, F5, ट्रेन ऑन सेम फोल्ड्स, टेस्ट ऑन अनदर फोल्ड्स. ठीक है, रिपीट करो ये चीज़ और फाइनल तुम्हें परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. इट हेल्प्स टू चेक वेदर द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डेटा रैदर देन ऑन वन डेटा. सो इस पर तुम क्या करो, F1 पे पहले ट्रेन करो, फिर F3 पे कर दो, फिर F2 पे कर दो, F4, F5, ऐसे डेटा को डिवाइड करके डिफरेंट डेटा पे टेस्ट करो. ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलराइजेशन. एड्स अ पेनल्टी फॉर मेकिंग मॉडल अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स. अगर उसमें अननेसेसरी चीज़ें तो एक पेनल्टी ऐड कर दो. ठीक है, ये रेगुलराइजेशन वाला पार्ट रुको, ये हमें डिटेल में नीचे पढ़ना है. फीचर सिलेक्शन. Sometimes a data contains too many features, including features that are not useful. Feature selection removes unnecessary or irrelevant features. So अगर मुझे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रीज करके एक फीचर है. सो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या हाउस को. अगर बाहर 10 पेड़ है या फिर 2 पेड़ है, उससे हाउस की प्राइस को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं. सो ये नंबर ऑफ ट्रीज करके जो फीचर है ये अननेसेसरी है. तो अगर मैंने इसको हटा भी दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा रिजल्ट्स में, नहीं. सो फीचर सिलेक्शन क्या करेगा, ये जो अननेसेसरी फीचर है ना उसको हटा देगा. टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइस, यूजफुल फीचर्स में भी एरिया, लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स. इररिलेवेंट फीचर मतलब हाउस ओनर का फेवरेट कलर क्या है, ऐसा कोई भी अननेसेसरी चीज़ जो उसमें होगी वो उसको हटा देगा. उसको कहते हैं फीचर सिलेक्शन. उसके बाद आता है प्रूनिंग. प्रूनिंग इज मेनली यूज विद डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री में होता है ट्री कैन बिकम वेरी लार्ज एंड लर्न अननेसेसरी डिटेल्स. प्रूनिंग रिमूव्स अननेसेसरी ब्रांचेस. मतलब एक ट्री बहुत बड़ा हो सकता है तो अननेसेसरी ब्रांचेस को कट कर दो और उसके नीचे वाला पार्ट हटा दो. अर्ली स्टॉपिंग. अर्ली स्टॉपिंग मतलब algorithm can run gradually. Training can be stopped when the model start performing worse on validation data. जैसे ही उस मॉडल का वैलिडेशन डेटा पे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा ना, तुम ट्रेनिंग रोक दो, कितना ही बस है अभी. ठीक है, ट्रेनिंग करो, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. परफॉर्मेंस इंप्रूव होना स्टॉप हो गई ना तो ट्रेनिंग स्टॉप कर देना. ठीक है, अवॉइड ओवर फिटिंग. सो इसमें मैंने 6 पॉइंट्स दिए, तुम कोई भी 4 लर्न कर सकते हो, इट्स ओके. जिसमें से मैं बताता हूँ
यूज़ मोर ट्रेनिंग डेटा, ये इजी, ये कर लो। क्रॉस वैलिडेशन करो, नहीं किया तो भी चलेगा। रेगुलराइजेशन तुम्हारा लर्न हो जाएगा, नीचे मैं करा लूँगा। फीचर सिलेक्शन ईजी है कि अनवांटेड फीचर्स हटा देंगे। प्रूनिंग भी ईजी है, डिसीजन ट्री बहुत बड़ा हो सकता है, अनवांटेड ब्रांचेस को हटा दो। और अर्ली स्टेपिंग, अर्ली स्टॉपिंग मतलब क्या होता है, अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होना रुक गया तो फिर वहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया था तुम्हें प्रीवियस ईयर में, विच वन ऑफ दिस इज अंडर फिट और ओवर फिट, वाई कमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायस एंड वेरियंस। सो पहले अभी तुम्हें देखना पड़ेगा अंडर फिटिंग क्या होती है। मैंने जैसे बताया मॉडल बहुत कम सीखता है, ठीक है। उसके बाद ओवर फिटिंग क्या होती है, मॉडल बहुत ज़्यादा सीखता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो डिग्री 1 में तुम्हें क्या दिख रहा है, इफ द इन द ग्राफ द मॉडल इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन विच एक्चुअल ट्रू फंक्शन इज कर्व्ड, ठीक है। जिसका फंक्शन कर्व्ड है बट वो लाइन क्या है, स्ट्रेट है। सो द मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द एक्चुअल पैटर्न। मैंने यहाँ पे भी डायग्राम में तुम्हें बताया था, ठीक है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो तो तुम यहाँ पे देखो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही फीचर है। सो वो बता पाएगा कि आंसर नहीं, क्योंकि उसने बहुत कम सीखा है। सो यहाँ पे भी देखो एक मॉडल क्या है, स्ट्रेट लाइन है। सो इसमें बहुत कम सीखा है। सो यहाँ पे वो इसमें से एक आध फीचर को देख पाएगा, बट ये जो बाकी के सारे इसको वो मिस कर देगा। देयरफॉर अंडर फिटिंग हो रही है, हाई बायस लो वेरिएंस। द मॉडल डज नॉट लर्न इनफ फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड मेक्स लार्ज एरर्स, ठीक है। सो इसमें लार्ज एरर्स हो गई, मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे, तो अंडर फिटिंग होती है। उसके बाद सेकेंड आता है गुड फिट, बाद में रखेंगे ओवर फिटिंग मतलब क्या, यहाँ पे देखो हर एक फीचर देख रहा है वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे भी मैंने वही बताया था तुम्हें, यहाँ पे ग्राफ देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो इसने बहुत सारे फीचर्स तो लर्न करे, बट वो नॉर्मल अगर इसमें से ऐसे कर्व जा रहा है तो वो कर्व मिस हो रहा है क्योंकि ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रहा है, बहुत सीख लिया उसने। इन थर्ड ग्राफ द मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बेंड्स एक्सेसिवली, ऊपर नीचे बहुत बेंड हो रहा है, टू पास थ्रू क्लोज फॉलो द ट्रेनिंग सैम्पल्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ओवर फिटिंग है, लो बायस है बट हाई वेरिएंस है। बायस और वेरिएंस हम देखेंगे, टेंशन मत लो। सो इट इज़ लर्निंग नॉट ओनली द एक्चुअल पैटर्न बट ऑल्सो द नॉइज। सो यहाँ पे एक्चुअल पैटर्न भी लर्न नहीं कर रहा, नॉइज भी लर्न कर रहा है। ये देखो यहाँ पे वो यहाँ पे डायग्राम दिया है ना, हाँ यहाँ पे देखो ये जो कर्व है ये हमारा एक्चुअल पैटर्न है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। और ये हमारा ऊपर नीचे जो है वो हमारा मॉडल है। सो अभी यहाँ पे जाने की ज़रूरत थी क्या, इसका और इसका कोई रिलेशन है नहीं, इसका और इसका है क्या, नहीं। सो ये अनवांटेड चीज़ है। सो ये अनवांटेड चीज़ें भी लर्न कर रहा है, इसीलिए ओवर फिटिंग हो गई। द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन अनसीन डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से काम कर लेगा बट अनसीन डेटा पे नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे देखो अगर स्ट्रेट लाइन है, इजी में तुम्हें टिप दे रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन है तो अंडर फिटिंग है, बहुत ऊपर नीचे है तो ओवर फिटिंग है। और अगर यहाँ पे देखो ये दोनों पास से जा रहे हैं, देखो जहाँ पे डॉट्स है सैम्पल्स है तुम्हारे, और तुम्हारा मॉडल मोस्ट ऑफ द सैम्पल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, देखो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक बैलेंस है। सीधा जाएगा तुम्हारा मॉडल तो भी बहुत सारे सैम्पल्स मिस होंगे, ऐसे ऐसे करोगे तो भी बहुत सारे सैम्पल्स मिस होंगे, बट ये बराबर जा रहा है, तो ये क्या है, ये एक गुड फिट है। In the second graph, the model follows the true function and sample points reasonably well. It's neither too simple nor unnecessary or complex. Okay, this generally describes the model because it captures important patterns without learning unnecessary noise. हो गया जो हमने ऊपर सीखा था। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं पता तो तुम फंस जाओगे क्योंकि तुमने बस ऊपर का रट्टा मारा था, ठीक है। सो ओवर फिटिंग मत करना। यहाँ पे देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ भी वो चेंज करके देंगे। स्ट्रेट लाइन है तो अंडर फिटिंग, बहुत ऊपर नीचे है तो ओवर फिटिंग, बट अगर वो मोस्ट ऑफ द सैम्पल से डॉट्स के पास से जा रही है, कर्व लाइन है, तो वो होता है गुड फिट, ठीक है, बैलेंस, ईजी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, Instead of learning the general pattern students marks, the model memorize every individual student's variations. So ये example था अपना overfitting का. So explain bias, variance and its trade-off. अभी हमें देखना है bias क्या होता है, variance क्या होता है और उसका trade-off क्या होता है. ये देखो bias, पहले तो तुम्हें दो चीज़ें पता है, मैंने अब बताई थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। उन दोनों का एग्जाम्पल देखा था हमने, उन दोनों में जितना गैप है उसको कहते हैं बायस। ईजी। एरर बायस सेम चीज़ है। सो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जितना गैप है उसको कहते हैं बायस। और
हाउ स्कैटर्ड द वैल्यूज आर, उसको कहते हैं वेरिएंस। मतलब वैल्यूज कितनी स्कैटर्ड है। अगर वैल्यूज 1 2 3 4 5 8 ऐसी है तो वेरिएंस कम है। अगर वैल्यूज 100 500 2000 10,000 बहुत दूर दूर है, बहुत स्कैटर्ड है, तो वेरिएंस हाई है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बायस और वेरिएंस। सो यहाँ पे इजी एग्जांपल है, लो बायस हाई बायस, लो वेरिएंस हाई वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पे देखो। सो अगर बायस लो है, सो तुम्हारा टारगेट अगर ये रेड है, ठीक है, रेड तुम्हारी वैल्यू आनी चाहिए। सो गैप बायस में कम होता है, तो लो बायस है तो सारी वैल्यूज तुम्हारी टारगेट के आसपास ही आएंगे। ठीक है, एरर कम होगा लो बायस है तो। लो वेरिएंस मतलब वैल्यूज एक साथ ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे। वेरिएंस मतलब क्या, कितनी स्प्रेड है वैल्यू। हाई वेरिएंस मतलब वैल्यूज दूर दूर है। लो वेरिएंस मतलब वैल्यूज पास है। सो अगर ये रेड डॉट है, मेरा आंसर अगर 5 है, सो लो वेरिएंस और लो बायस दोनों चीज़ें, तो आंसर मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्शन है ना वो तुम्हारे टारगेट पे होंगे। ठीक है, सो अगर मेरा आंसर 5 है और मेरा बायस और वेरिएंस दोनों लो है, तो मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा, 4 5 6 ऐसे वैल्यूज प्रिडिक्ट करेगा। अभी लो बायस है, वैल्यूज टारगेट के पास है, बट हाई वेरिएंस है, तो मेरा आंसर अगर 5 है तो मेरा कैसे प्रिडिक्ट करेगा, 1 5 10। ठीक है, सो अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी लो बायस और हाई वेरिएंस में। क्यों, क्योंकि वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड है। मैं ये भी आंसर ले सकता हूँ, ये भी आंसर ले सकता हूँ, ये भी आंसर ले सकता हूँ। उसके बाद हाई बायस हाई वेरिएंस। सो एक तो हाई वेरिएंस है तो वैल्यू पास पास होंगी, बट हाई बायस है तो एरर आएगा। सो मेरे को ये वैल्यूज देगा 14 15 16 और मुझे लगेगा भी कि सही है, बट मेरे एक्चुअल वैल्यू क्या है 5। सो गलत हो जाएगा। हाई वेरिएंस हाई बायस मतलब कोई भी 100 200 300 वैल्यू दे देगा। कोई बायस भी हाई, एरर भी हाई, और वेरिएंस मतलब वो स्कैटर्ड वैल्यूज है। ठीक है, सो ये होता है तुम्हारा। सो अब इसमें तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अगर परफेक्ट वैल्यू चाहिए तो तुम क्या यूज़ करोगे। ऑब्वियस सी बात है, लो बायस लो वेरिएंस, क्योंकि अगर मेरी वैल्यू 5 है तो ये मुझे एक तो लो स्कैटर्ड, लो बायस मतलब एरर लो है, मतलब 5 के आसपास ही वैल्यूज देगा, और लो वेरिएंस मतलब वैल्यूज भी पास पास होंगी। सो ये मेरे को क्या देगा आंसर, 3 4 5 6 7। ठीक है, जो मेरा 5 के बहुत पास है। सो इसका ट्रेड ऑफ क्या, ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यू तुम बेस्ट है, तो ये लो बायस लो वेरिएंस होती है। ये थी तुम्हारी कंसेप्ट। अभी ये आंसर लिखोगे कैसे वो देखो। बायस इज द गैप बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया वैसे। इट शोज हाउ क्लोज और फार योर मॉडल्स प्रिडिक्शंस आर फ्रॉम द करेक्ट रिजल्ट्स। मतलब जैसे मैंने तुम्हें क्लोथिंग का एग्जांपल दिया था, करेक्ट रिजल्ट कितना आया 80 और मेरे मॉडल ने कितना प्रिडिक्ट किया था 100, तो उसके गैप कितना था 20 का। सो मेरा मॉडल कितना फार था, 20 पॉइंट्स फार था। ठीक है, सो लो बायस मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू एक्चुअल डेटा, मॉडल प्रिडिक्शंस आर मोस्टली करेक्ट। हाई बायस मतलब एरर ज़्यादा है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज दूर है, सो मॉडल प्रिडिक्शंस आर रॉन्ग। एग्जाम्पल हमने ऊपर देख लिया कि एक्चुअल आंसर 50 है तुम्हारा, समझो। अगर तुम्हारा बायस लो है तो 50 के पास में आएगा, बायस हाई है तो 50 के दूर आएगा। इजी। बायस टेल्स अस हाउ एक्यूरेट आवर मॉडल प्रिडिक्शंस आर, समझे। वेरिएंस टेल्स अस हाउ स्कैटर्ड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज आर फ्रॉम ईच अदर, कितना दूर है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, इट शोज वेदर द मॉडल गिव्स सिमिलर और वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स व्हेन ट्रेन्ड ऑन डिफरेंट डेटा। देखो लो वेरिएंस है तो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यूज पास में होंगी, नॉट स्कैटर्ड, मॉडल इज स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। हाई वेरिएंस है तो वैल्यूज बहुत दूर दूर होंगी, वैल्यूज आर स्प्रेड आउट। ठीक है, मोर अनस्टेबल होंगी, स्मॉल डेटा चेंजेस कैन कॉज बिग रिजल्ट चेंज। एग्जाम्पल देखो, प्रिडिक्टेड वैल्यूज 49 50 51 है तो ये लो वेरिएंस हो गया। 20 60 80 है तो इसमें कन्फ्यूजन होगा ही तुम्हें, तो ये हो गया हाई वेरिएंस। वेरिएंस टेल्स अस हाउ कंसिस्टेंट आवर मॉडल इज, और हमने आइडियल केस देखा लो बायस लो वेरिएंस का होना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन है बायस वेरिएंस का, तुम्हें कंपलसरी ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं बनाओगे तो मार्क्स काटेंगे भी वो लोग। लो वेरिएंस लो बायस, हाई बायस हाई वेरिएंस की चारों बना देना। चलो अभी एक टॉपिक बचा होगा तुम्हारा, एक दो टॉपिक बचे अभी। डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन हमने देख लिया, प्रिडिक्ट न्यूमरिक वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, टेल्स अस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन उसके नाम में है, दो वेरिएबल के रिलेशनशिप बिटवीन में की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। एज आवर स्टडीज इंक्रीज मार्क्स ऑल्सो इंक्रीज, तो इन दोनों में क्या है रिलेशन है। कोरिलेशन टेल्स हाउ स्ट्रांगली दिस टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। मेन पर्पस क्या है इसका, मेजरिंग रिलेशनशिप। अभी देखो डिफरेंस देखो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। सो रिग्रेशन में क्या हो रहा है,
यूज्ड मेनली फॉर प्रिडिक्शन, और ये रिलेशन मेजर करने के लिए. शोज वन वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम अनदर, एक वेरिएबल से दूसरा प्रिडिक्ट. शोज स्ट्रांगली टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, रिलेशनशिप बताता है. डिपेंडेंट एंड अनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें, ट्रीटेड सिमेट्रिकली, दोनों को सिमेट्रिकली. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, एक्स प्रिडिक्ट करता है वाई, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई, बस वो रिलेशन देख रहा है. गिव्स रिग्रेशन इक्वेशन, गिव्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एग्जांपल क्या है? प्रिडिक्ट सैलरी एक्सपीरियंस. एग्जांपल मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड एक्सपीरियंस. इजी. यूज एक्सटेंसिवली इन मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. उसके बाद आता है एक कंसेप्ट है रिच एंड लैसो रिग्रेशन. हमने ऊपर मैंने बोला था हम ये बाद में देखेंगे, एक टॉपिक याद है, वो वाला भी हमें देखना है. यहाँ पे था देखो, टाइप्स में हमने देखा था, नीचे था शायद से, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मैंने बोला था रेगुलराइजेशन टॉपिक में रिज रिग्रेशन है और लॉसो रिग्रेशन है, ये दो हम देखेंगे. इट प्रिवेंट्स मॉडल फ्रॉम गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल फीचर. सो ये क्या करता है? एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है. रेगुलराइजेशन टेल्स अस डोंट मेक द मॉडल अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ये किस में आता है? ये कौन सी टेक्निक है? ओवरफिटिंग रिड्यूस करने की, जिसमें हम फीचर्स को कम कर रहे हैं. ठीक है, सो इसमें ही आते हैं दो चीज़ें, एक होता है रिज रिग्रेशन, एक होता है लासो रिग्रेशन. फर्स्ट अंडरस्टैंड रेगुलराइजेशन क्या होता है. दो रेगुलराइजेशन टेक्निक्स है. रेगुलराइजेशन एक टेक्निक है यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग बाय एडिंग ए पेनल्टी टू द रिग्रेशन मॉडल व्हेन कोएफिशिएंट्स बिकम अननेसेसरीली लार्ज. कोएफिशिएंट जब अननेसेसरीली लार्ज हो जाते हैं ना, तो क्या करता है रेगुलराइजेशन? एक पेनल्टी ऐड कर देता है. ठीक है, जिससे वो अगर बहुत लार्ज हो गया तो पेनल्टी की वजह से कंट्रोल में रहेगा और ओवर फिटिंग नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, रिग्रेशन इक्वेशन में भी y इक्वल टू 0.9 प्लस 0.7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, 5x3. ठीक है, सो हियर 0.7, 2 एंड 5 और क्या है तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. अभी देखो रेगुलराइजेशन ट्राई करता है टू कंट्रोल दिस कोएफिशिएंट सो दैट द मॉडल डज नॉट बिकम अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स, या फिर बहुत ज़्यादा फीचर्स ना लर्न कर ले. इसे ही रेगुलराइजेशन कहते हैं. ठीक है, फीचर सिलेक्शन हो गया. इसमें दो चीज़ होती है, एक रिज रिग्रेशन, एक लासो रिग्रेशन. अभी सॉरी सो रेगुलराइजेशन की दो टेक्निक्स होती है, एक रिज और एक लासो. अभी हमने देख लिया, मैंने ऐसे बता दिया तुम्हें, 0.9, 0.7x और 5x. ठीक है, इसमें से x जो है वो तुम्हारा वेरिएबल है, उसका जो पीछे होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं. सो 5, 0.7 और 9 यह हो गया तुम्हारे कोएफिशिएंट. सो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं इसको. ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो रिच रिग्रेशन में क्या होता है, ये ऐसे काम करता है. अगर वो रिग्रेशन बढ़ गया तो वो क्या करेगा? पेनल्टी ऐड करेगा, वो कम होगा कम होगा कम होगा, और इतना कम हो जाएगा कि एट अ पॉइंट वो एकदम नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, रहेगा वो वहीं पे. मतलब अगर 5 फीचर्स है उसमें से 2 फीचर्स मेरे अननेसेसरी है, तो वो पेनल्टी ऐड करेगा और कम करता जाएगा. पहले यहाँ था, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे कम करते करते फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, जो फिर हम बता पाएंगे कि 5 है जिसमें से 3 है जिसकी प्रायोरिटी अच्छी है और 2 है जिसको अननेसेसरी है बहुत. ठीक है, बहुत उसको कम वेटेज है. ये हो गया तुम्हारा रिच रिग्रेशन. लासो रिग्रेशन में भी चीज़ सेम होती है बट एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या होता है? यहाँ पे आएगा पेनल्टी के बाद वो छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एट अ पॉइंट वो 0 हो जाएगा. यहाँ पे 0 हो रहा है क्या? नहीं. इसीलिए 5 हमारे पास फीचर्स थे, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 2 लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, वो 2 0 हो जाएंगे और फिर वो 2 0 होने के बाद वो फीचर हट जाएंगे पूरी तरह. ठीक है, सो यहाँ पे एक डिफरेंस है मेन लासो और रिज रिग्रेशन का, जो तुम्हें याद रखना है कि रिज रिग्रेशन में फीचर सिलेक्शन नहीं होता, लासो रिग्रेशन में फीचर सिलेक्शन होता है. फीचर सिलेक्शन मतलब एक पूरे 5 में से 2 फीचर्स को हटा दिया हमने, फीचर्स को सिलेक्ट आउट कर दिया, उसको कहते हैं फीचर सिलेक्शन. इंपॉर्टेंट फीचर्स लोगे, बाकी के फीचर्स पूरी तरह हट जाते हैं. इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अगर मेरा एक आध क्वेश्चन उन 2 में से, मतलब 5 फीचर्स है उसमें से मेरे अगर 90 क्वेश्चंस 3 पे ही है, बट अगर 2 या 3 भी क्वेश्चन उन दोनों पे हो जो लेस इंपॉर्टेंट है, तो रिच रिग्रेशन में मुझे फिर भी उनका आंसर मिल जाएगा. लासो रिग्रेशन में क्या होगा? फीचर सिलेक्शन हो जाएगा, वो दोनों फीचर हट जाएंगे पूरी तरह
और फिर वो जो 2-3 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन जो भी छोटे अमाउंट में क्वेश्चन होंगे जो इन दोनों पे होंगे वो मेरे को नहीं मिलेंगे आंसर्स उसके। समझ गए? बेसिक तुम्हें मेन चीज़ याद रखनी है, रिज रिग्रेशन लासो दोनों में पेनल्टी लगती है, बट रिज रिग्रेशन में तुम्हारा कोएफिशिएंट 0 नहीं होता, लासो में 0 होता है। 0 होता है तो क्या हो जाता है, वो हट जाता है, तो पूरा फीचर ही हट गया, उसी को फीचर सिलेक्शन कहते हैं। देखो, रिज रेगुलराइजेशन टेक्निक यूजेस L2 रेगुलराइजेशन, इट एड्स पेनल्टी बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है, रिज रिग्रेशन लॉस प्लस W का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तुम्हें लर्न करना है, करो, नहीं किया तो भी चलेगा, ऊपर का फॉर्मूला करना है, नीचे नहीं किया तो भी चलेगा। व्हाट डज रिज डू? इट रिड्यूसेस श्रिंक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट, स्पेशली लार्ज, मतलब जो लार्ज कोएफिशिएंट है उसको छोटा करता है। हाउएवर कोएफिशिएंट डज नॉट बिकम एग्जैक्टली 0, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये वाली कोएफिशिएंट डज नॉट बिकम 0। इतनी बड़ी क्यों आ रही है? ठीक है, कोई ना, कोएफिशिएंट डज नॉट बिकम 0, यहाँ पे 0 नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, सपोज ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स आर 5, 3 एंड 2। ठीक है, 5, 3, 2 है, इसमें से देखो रेगुलराइजेशन के बाद 5 का 3.5 हो गया, 2.1 हो गया, 1.5 हो गया, छोटे हो गए, बट 0 हुआ क्या? नहीं। रिच क्या करता है? श्रिंक करता है कोएफिशिएंट्स को, ये श्रिंक कर रहा है। ठीक है, याद रखना, श्रिंक कर रहा है, ये एक्चुअल में उसको 0 कर रहा है क्या? नहीं, श्रिंक कर रहा है। लासो रिग्रेशन इज अ रेगुलराइजेशन, यहाँ पे L1 रेगुलराइजेशन, ये याद रखो, L1 और L2, ये भी एक पॉइंट तुम्हें लिखना है कि रिज में L2 रेगुलराइजेशन होता है, लासो में L1 रेगुलराइजेशन होता है। लॉस प्लस ये वाला उसका फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद व्हाट डज लासो डू? कोएफिशिएंट वैल्यूज कैन मेक सम कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली 0 और रिमूव्ड फ्रॉम द मॉडल, इससे वो रिमूव हो जाते हैं। सो यहाँ पे 5, 3 और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज़ छोटी नहीं होंगी, वो वैल्यूज़ 0 होगी। ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ठीक है, बट ये वाली वैल्यू 0 हो गई और ये वाली छोटी हो गई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो W2 फीचर है ना, ये पूरा का पूरा फीचर ही हट जाएगा, इसी को फीचर सिलेक्शन भी कहते हैं। लासो रिग्रेशन क्या करता है? श्रिंक कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट श्रिंक किया 5 को 3.9, और फीचर सिलेक्शन, मतलब ये फीचर हटाना, जिसको ये पूरा फीचर ही गायब हो गया, उसको फीचर सिलेक्शन भी कहते हैं। इजी, ये हो गया तुम्हारे लासो और रिच रिग्रेशन। एक्सप्लेन इलास्टिक नेट रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग। इलास्टिक नेट क्या है? इज अ रेगुलराइजेशन टेक्निक, एक रेगुलराइजेशन टेक्निक है, रिग्रेशन टेक्निक है, जिसमें क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है एडवांटेजेस ऑफ बोथ, रिच का भी और लासो का भी, दोनों का एडवांटेज कंबाइन हो रहा है, जो हमने ऊपर देखा अभी। सो रिच क्या कर रहा है? L2, और लासो क्या यूज़ करता है? L1 रेगुलराइजेशन। इलास्टिक नेट क्या करता है? इन दोनों को एक साथ, इट रिड्यूसेस ओवर फिटिंग एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म फीचर सिलेक्शन, ये रिड्यूस भी करता है और फीचर सिलेक्शन भी करता है। वाई इलास्टिक नेट इज नीडेड? रिच रिग्रेशन रिड्यूसेस साइज ऑफ कोएफिशिएंट्स, करता है वो, साइज ऑफ कोएफिशिएंट रिड्यूस करता है, बट जनरली डज नॉट मेक देम 0, 0 नहीं करता। लासो कैन मेक सम कोएफिशिएंट एग्जैक्टली 0 एंड देयरफॉर परफॉर्म्स फीचर सिलेक्शन। सो इलास्टिक नेट क्या करता है? कंबाइन करता है बोथ टेक्निक्स, लासो और रिच, टू गेट बेनिफिट्स ऑफ बोथ लासो और रिच के। स्पेशली यूजफुल व्हेन बहुत सारे फीचर्स हो एंड सम ऑफ देम आर हाईली कोरिलेटेड। वर्किंग देख लो, लॉस प्लस और इसके बाद सिग्मा W1 और W1 का स्क्वायर का सिग्मा, ठीक है, लैम्डा, दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2। सो ये वाला तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। इलास्टिक नेट इक्वल टू L1 पेनल्टी प्लस L2 पेनल्टी। सिंपल एग्जांपल ले लो ये, उसके बाद ये, ठीक है। कोएफिशिएंट्स आर रिड्यूस्ड, यहाँ पे देखो 0.9, 5 का 3.5 हो गया, 3 का 0 भी हो गया और 2 का 1.4। सो रिड्यूस भी हुआ है और एक यहाँ पे 0 भी हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया? कोएफिशिएंट्स आर रिड्यूस और कोएफिशिएंट्स बिकम 0। रिच और लासो, ऐसे दोनों दिखाना है। इसका एडवांटेज क्या है? रिड्यूसेस ओवर फिटिंग, दोनों का कंबाइन करता है रिच और लासो। फीचर सिलेक्शन भी करता है, वेल विथ मेनी फीचर्स, हाईली कोरिलेटेड है एंड प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल मॉडल देन लासो इन सम कोरिलेटेड सिचुएशंस। और लासो से क्या कहते हैं उसको, स्टेबल मॉडल क्रिएट करता है। सो ये था आप तुम्हारा यूनिट नंबर 2। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हें इवोल्यूशन मैट्रिक्स में से, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, स्क्वायर मीन एरर, एक इसमें से आएगा, ठीक है। नहीं तो स्टार्टिंग से लेते, एक तो रिग्रेशन, लिस्ट एनी 2 डिफरेंट टाइप्स, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेकंड में आएगा डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक तो अलग से पूछेंगे या फिर दोनों एक साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे क्या हो गए टाइप्स में, तुम्हें
रिग्रेशन पता होना चाहिए, अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद डिसीजन ट्री, और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। ये तीनों तो तुम्हारे कम से कम करेक्टली लर्न होने चाहिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या करना है, यूनिवायरेट और बायवायरेट क्या होते हैं वो देखना है। उसके बाद आता है ये वाला इवोल्यूशन मैट्रिक्स, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और RMSE। तीनों के फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक बता दिए, तीनों कर लो। उसके बाद उसके डेफिनेशंस आ जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल मैंने जैसे बताया, टेबल, उसके बाद मीन स्क्वायर एरर का टेबल, मीन एब्सोल्यूट एरर में बस एक स्क्वायर के ऐड कर दो, और स्क्वायर्ड एरर में बस उसको अंडर रूट में डाल दो, मीन स्क्वायर एरर को। ईजी। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर, ये तीनों अच्छे से कर लेना। उसके बाद रिग्रेशन टेक्निक्स आ सकती है, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद हाँ, यूनिवायरेट मल्टीवायरेट, उसके बाद बायस और वेरिएंस, वो एक बार अच्छे से कर लेना। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, वो एक क्वेश्चन कर लेना। और लास्ट में ये डिफरेंसेस जो 3 क्वेश्चन थे, लासो रिच का, उसके बाद इलास्टिक नेट रिग्रेशन, इलास्टिक नेट, लासो रिच और एक था बायस वेरिएंस। ठीक है, ये तीनों अच्छे से कर लेना। बायस वेरिएंस का एक क्वेश्चन, लासो और रिच का एक क्वेश्चन, इलास्टिक वाला एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऊपर रिग्रेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स का एक क्वेश्चन आ सकता है 5, और कोई चीज़ रह तो नहीं रही ना, नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, और मीन इवोल्यूशन मैट्रिक्स, मीन स्क्वायर एरर वगैरह, इसका मतलब टोटल 6 क्वेश्चन, ब्रॉडली 6 ही टॉपिक है, 5-6 टॉपिक। पूरे नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारी। ठीक है, 1-2 बार नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यूनिट 1 तो स्कोरिंग है, यूनिट 2 में भी 1-2 चीज़ें छोड़िए, पर ये वीडियो के बाद तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।